नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 10 की जो कृतिका पुस्तक है उसमें एक अध्याय जोड़ा गया है कमलेश्वर का जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी है ये। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए कि कमलेश्वर जी जो हैं उनका जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक से अगर ध्यान रखना तो 6 जनवरी 1932 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया और कमलेश्वर जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य है वो भी किया है। इनमें प्रमुख हैं, देखिएगा, शारिका है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। तो इन्होंने ये जो पत्रिका है शारिका, इसके अलावा धर्मयुग, जागरण, दैनिक भास्कर, इनमें भी इन्होंने कार्य किया है। तो शारिका जो पत्रिका है उसका संपादन 1967 से 78 तक किया था। इसी के अलावा इन्होंने गंगा पत्रिका है 1984 से 88 तक उन्होंने उसका भी संपादन कार्य किया है। दैनिक भास्कर में ये 1997 से लगातार हैं वो अपने स्तंभ वो लिखते रहे थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है वो भी किया गया है। और वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उनको इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान के लिए दिया गया था। भारत सरकार ने इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। अचानक 27 जनवरी 2007 को एक दिल का दौरा पड़ गया और इनका देहांत वो हो गया था। नई कहानी के ये अगवा रहे माने जाते हैं, यानी आगे की पंक्ति में इनको गिना जाता है कमलेश्वर को। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं राजा नरबशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दा, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनके अलावा इनके उपन्यास हैं वही बात है, आगामी अतीत है, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, कई बार सीधी सीधी व्याख्याता परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि ये किन की रचना है, तो कमलेश्वर की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने यात्रा वृत्तांत हैं, आत्मकथाएं, संस्मरण हैं, ये भी लिखे हैं। पटकथाओं का लेखन कार्य भी किया है। टीवी धारावाहिकों के लिए चंद्रकांता, एक कहानी, दर्पण, इस प्रकार से इन्होंने ये पटकथाएं भी लिखी हैं कमलेश्वर जी ने। इनकी जो रचनाएं हैं वो तेजी से बदलते हुए समाज को बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील इन्होंने अपनी रचनाओं में उनका चित्रण किया है समाज का। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त भी किया है। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी है। हमारे समाज में नाक एक इज्जत का प्रतीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे समाज में किसको इज्जत का प्रतीक समझा जाता है, तो नाक को समझा जाता है ना। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े हुए अनेक प्रकार के मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना। इस प्रकार के मुहावरे हैं वो भी हमारे हिंदी में काफ़ी प्रचलित हैं, ये कहना चाहते हैं। इसी मुहावरे का के अर्थ का विस्तार करते हुए उनका व्यंग्यात्मक प्रयोग है वो कमलेश्वर जी ने इस रचना में किया है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा का सारा व्यंग्य नाक पर केंद्रित है। करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं ना, यानी सत्ता जिसको चाहिए, वो अंग्रेजों की किस प्रकार से गुलामी है वो बताई है। उसमें लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण की गहरी चोट इस रचना में अपने को पढ़ने को मिलेगी। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थक तो रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार के रूप में यहाँ देखा जा सकता है, यानी सफल पत्रकार भी कमलेश्वर जी रहे हैं। अब देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत ही प्यारी कहानी है कमलेश्वर जी की। इनका रिपोर्टाज है वो देख लीजिएगा आप लोग, क्रांति करते हुए आदमी, ये इनका प्रसिद्ध रिपोर्टाज रचना है। इनके अलावा इनकी एक बात और याद आ गई मुझे, इनकी जो जीवनी है वो इनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई है, कमलेश्वर मेरे हमसफर। इनकी पत्नी का नाम था गायत्री कमलेश्वर, वो 2005 में इनकी पत्नी ने लिखी थी, कमलेश्वर मेरे हमसफर। अब देखिएगा, जॉर्ज पंचम की नाक, यह बात उस समय की है
जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, मैं अपने पति के, मैं का मतलब होता है साथ में। यहाँ पर प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड की कौन सी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही थी, हिंदुस्तान पधारने वाली थी एलिजाबेथ द्वितीय। अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि विदेशी कोई भी बड़ा नेता आता है तो अपने अखबार तो खूब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं उस सूचना में, अपने को जानकारी देने में। रोज लंदन के अखबारों की खबरें हैं वो आ रही थी कि शाही दौरे पर वह कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, कि शाही दौरा है, एलिजाबेथ जो आ रही है इंग्लैंड की महारानी, उसकी तैयारी कैसी चल रही है हिंदुस्तान में। रानी एलिजाबेथ का दर्जी बड़ा परेशान था, क्योंकि रानी कहाँ कहाँ का दौरा करने वाली थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन कौन से देश का दौरा करने वाली थी। ठीक है, तो रानी कब क्या पहनेगी, उसका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उससे पहले इस महाद्वीप का एक तूफानी दौरा कर गया था। यानी पहले क्या होता है, बड़े लोग, बड़े नेता जब आते हैं दूसरे देश में तो पहले उनके सेक्रेटरी आकर के पूरा मौका मुआयना करके जाते हैं, पूरी जांच परख करके जाते हैं कि कैसा है, कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, शान और शौकत में, मानो मर्यादा में, इज्जत में, रहन सहन में। तो वो देखने के लिए उनका सेक्रेटरी तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था ही नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ में निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी फोटोग्राफर तो तैयार ही रहते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरना रोज वो हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकती नजर आती थी कि रानी एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया रानी के लिए, जिसका रेशमी कपड़ा वो हिंदुस्तान से मंगाया गया है। वो करीब 400 पाउंड का खर्चा इस सूट पर होगा। 400 पाउंड रुपये बहुत भारी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। इतने रुपए खर्च करके एक रेशमी कपड़े मंगवाया नीले रंग का। रानी एलिजाबेथ ने अपनी जन्म पत्री भी इसमें छपी थी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी अखबार में यानी छपे हुए थे। तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां पढ़ने को अखबार में मिलती थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की तक की तस्वीरें वो अखबारों में छप गई थी। यह होता है शाही खानदान से संबंध है। कुत्तों की फोटो वो भी अखबार में आती है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। है कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को। व्यंग्य कितना शानदार व्यंग्य किया कमलेश्वर जी ने, कि इंग्लैंड की महारानी है, तैयारियों की लफड़ा यहाँ पर हो रहा है। इन खबरों में से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मच गया, मतलब दिल्ली में। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डा, ये पालम दिल्ली में है, यह हवाई अड्डा, उस पर उतरेंगी तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए कि महारानी जब उतरेगी तो उसके लिए कुछ तो होना बहुत ही जरूरी है। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। इसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली में लग करके लड़ चुके हैं, उनकी शान और शौकत में क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है, नई दिल्ली में अपनी तरह के देखा, जो कि बेशाक्त, बेशाक्त होता है कोमलांगी, यानी कोमल अंगों वाली स्त्री या नारी होती है ना, उसको बोला जाता है। तो आगे देखिएगा, बेशाक्त मुंह से, नहीं सॉरी, कोमलांगी नाजनीन होता है, बेशक होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक ही क्या हुआ कि मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम भी उनको कभी अपने घर को देखते हैं कि वो हमारे घर आए, वो एक खुदा की दया है अपने ऊपर, ईश्वर की। कभी हम उनको भी कभी अपने घर में देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली की कायाकल्प पलट है वो हो रही थी। कोई करिश्मा तो ये था ही नहीं कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवाना हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में के नाजनीनों, नाजनीनों देखो कोमलांगी, इमारतें हैं वो नाजनीनों कोमलांगी की तरह श्रृंगार कर रही थी। यानी उनके कलर के इजारे थे, तरह तरह के। जो इमारत होती है ना बड़ी बड़ी शहरों में, दिल्ली में, तो उनको एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश ये थी कि वह जॉर्ज पंचम की नाक है वो नई दिल्ली में नहीं थी। कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक है नई दिल्ली में, और सब कुछ था, वो नाक नहीं थी। सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। बस जॉर्ज पंचम की लाट यानी जो खंबा मूर्ति है उसके नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। यानी अपना जो देश है, इसमें कोई दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई राजा महाराजा आता है तो अपने हर एक प्रकार की तैयारियां करते हैं उनको खुश रखने के लिए। परंतु जब
रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही थी और जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसके नाक नहीं थी। ये सबसे बड़ी कमी थी अपने भारत देश में। तो राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास किए गए, चंदा जमा कर दिया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दे दिया, गर्मा गर्मी बहस भी हो गई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। यह बहस चल रही थी। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश भी थे। खामोश रहने वालों की अपनी जो ताकत है वो दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल ही रहा था कि जॉर्ज पंचम के नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उस नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हैं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार करके अजायब घरों में पहुंचा दिया गया है। कहीं कहीं तो शाही लाट होता है खंबा मूर्ति, शाही लाट के नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हुआ था, यानी बहस भी हुई थी। और उसी जमाने में एक ये हादसा हुआ कि इंडिया गेट दिल्ली में जो है उसके सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक है वो चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर खुना हो, देश के भलाई चाहने वाले होते हैं ना, खेर खुना उसको कहा जाता है, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे, अगर ये नाक नहीं तो हमारी नाक पे नहीं, कि भी खंबा मूर्ति के अगर नाक नहीं है जॉर्ज पंचम की मूर्ति के, तो हमारे देश की नाक है वो भी कट गई है, यही समझो। क्योंकि आ रही है महारानी एलिजाबेथ, इसीलिए उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी राय हुई, दिमाग खरोंचे गए बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के। यह तय किया गया कि हर हालात में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, वह फौरन दिल्ली के लिए हाजिर हो गए। मूर्तिकार तो होना ही था। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे का लाचार था बेचारा। आते ही उसने हुक्मनामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी देखी। उनके चेहरों पर कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे तो कुछ बदहास थे। उनके जो चेहरे थे, मीटिंग बुलाई गई थी उसमें, उसकी हालत देख करके लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। एक धीमी सी आवाज में कोई नेता बोला कि साहब एक नाक लगवानी है। मूर्तिकार ने सुना कि जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ से बनी है, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से आया है, कि भाई पत्थर कहाँ से लाए हो यह बताओ पहले। सब हुक्मनामों ने एक दूसरे की तरह ताका, एक की नज़र में दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हो गया। एक क्लर्क ने को फ़ोन कर दिया गया, क्योंकि बड़े अधिकारी होते हैं वो क्लर्क को फ़ोन कर देते हैं, और इसी बात की पूरी छानबीन करने का काम उस क्लर्क को सौंप दिया। पुरातत्व विभाग की सारी फाइलें हैं उनके पेट चीरे गए, यानी फाइलों को खोला गया, देखा गया, पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौट करके कमेटी के सामने कांपते हुए एक बयान दिया कि सर मेरी कथा माफ करो, फाइलें सब कुछ हजम कर गई, यानी फाइल वो अब नहीं है, वो फाइल है वो नष्ट हो गई है। अब देखो ये मीटिंग बैठी है ना मीटिंग, ये कलाकार बैठा, हुक्मनामों के चेहरों पर एक उदासी छा गई। एक खास कमेटी फिर बुलाती, अपने देश का यही सिस्टम है, एक कमेटी बना दी जाती है तुरंत ही, कोई हादसा होता है, कोई लफड़ा होता है, कोई कार्यक्रम आयोजन करना होता है, और उनके जिम्मे ये कार्य सौंप दिया गया है कि जैसे भी हो ये काम होना चाहिए, और इसके नाक के दारोमदार आप हो, कि ये जो नाक है उस कार्य के दारोमदार आप ही हो। सीधी सी बात है कि कार्य करने की जिम्मेदारी आपकी है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर किस किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइएगा, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा, ऐसा पत्थर मैं खोज करके लाऊंगा कि हर पहाड़ पर जाऊंगा और खोज के लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। अब बेचारों को उनको अच्छा लगा कि चलो जान छूटी अपनी तो इस लफड़े से। सभापति ने चलते चलते गर्व से एक बात कही, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती है, हर चीज़ तो इस देश के गर्भ में छिपी हुई है, यानी अपने देश में सब कुछ मिल सकता है। जरूरत है तो इसे खोजने की, और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, और मेहनत का फल हमें मिलेगा, और आने वाला जमाना है वो खुशहाल होगा कि देखो आपने वो पत्थर खोज लिया ना, तो उसका फल अपन को मिलेगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। यही तो होता है नेताजी की आजकल के देश, अपने हिंदुस्तान में खास तौर से। मूर्तिकार है वो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद में वो हताश लौटता है, चेहरे पर एक लानत यानी शर्म बरस रही थी, क्योंकि मूर्तिकार ने कह दिया कि मैं पत्थर का पता कर लूंगा, परंतु पता नहीं कर सका तो शर्म आई। तो उसने सिर लटका करके खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला है महाराज, परंतु इस किस्म का पत्थर है वो कहीं नहीं मिला, पत्थर विदेशी है।
कि भैया ये जो जॉर्ज पंचम की नाक की जो लाट है, ये पत्थर पक्का ही क्या है, विदेशी है। देखो अपने देश में ऐसा कुछ भी है नहीं, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। सभापति ने 23 में आकर के कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिलो दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, यानी ये सारी चीजें अपन विदेशों की अपना चुके हैं। अपना दिमाग की विदेशों जैसा, तौर तरीके भी, रहन सहन भी, अपना कल्चर भी वैसा है। हिंदुस्तान में यहाँ तक कि बाल डांस मिल जाता है, जो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, यानी बच्चों का डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार बेचारा चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों को नहीं पता चले, कि अखबार में नहीं छपनी चाहिए। सभापति की आंखों में फिर चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने धीरे से कहा, देश में अपने जो नेताओं की मूर्तियां लगी हुई है ना, अगर इजाजत हो तो, अगर आप लोग ठीक समझें तो, मेरा मतलब है तो, जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठती है तो उतार लाई जाए। कि अपने देश के जो नेता है ना, उन नेताओं की जो मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी नाक उतार के लगा दो। बेचारे धीमे से सहमे से डरे हुए गई थी। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से लेके आना, कि होशियारी से इस चीज को कार्य करना, वरना पता चल गया तो लफड़ा हो जाएगा, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। मूर्तिकार फिर विदेश, अपने पूरे देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से सबसे पहले वो मुंबई जाता है। अब यहाँ पर अच्छे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। मुंबई में उसने किस किस की मूर्तियां टंटोली? दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, क्वासी, जहांगीर, सबकी नाक उसने टटोली। ये मुंबई में सभी की नाक टटोली, नापी और फिर गुजरात भागा। यानी ये मुंबई वाली नाक है, लाटें उनकी नाक बड़ी निकली तो वो गुजरात की तरफ भाग जाता। वहां उनको गांधी जी की मूर्ति मिलती है, सरदार पटेल की मिलती है, विट्ठल भाई पटेल की, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखता है, नहीं पार पड़ी। फिर बंगाल की तरफ जाता है तो गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को देखा, नापा जोखा। बिहार चला तो बिहार में होता हुआ वह उत्तर प्रदेश आ जाता है। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि सबकी लाटों के पास गया। घबरा करके मद्रास भागता है। सत्यमूर्ति की भी उन्होंने देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, उन सभी की मूर्तियां हैं, लाट यानी मूर्तियों को भी उसने सामना किया। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपने मुश्किल बयान में पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूं, और बताता है कि सब मूर्तियां देखा है, सबकी नाकें हैं, उनका नाप लिया तो जॉर्ज पंचम की इस नाक से सारी लाट जो है उनकी नाक है वो बड़ी निकली। कि जॉर्ज पंचम की नाक से जो बड़ी है ये। यहाँ पर अच्छा व्यंग्य किया है कि अपने देश के जो नेता हैं, वो अपने जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, उनकी भी वो कदर नहीं करते हैं। मौका मिलता है अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में उनको भी साइड में लगा देते हैं। तो इन सभी की, ये जो क्रांतिकारी हैं उनकी लाटों पर यहाँ पर बात कही है कि यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक है, उसकी बजाय अपने देश के नेताओं की नाक है वो बड़ी है। ये सुनकर के सभापति फिर जुझाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार के सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चे थे, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। यानी 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें शहीद हुए थे कुछ बच्चे, अंग्रेजों के द्वारा मार दिए गए थे। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उनसे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम के लाट को मलमल के लिए नहलाया गया था, रोगन लगाया गया यानी कलर किया गया। सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी लाट तो बहुत अच्छी थी परंतु उसके नाक नहीं थी। बात फिर से हुक्मनामे तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या है। कि जॉर्ज पंचम की लाट की अगर नाक ही नहीं लगाई तो फिर रानी का काय का स्वागत करेंगे अपन लोग। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात होगी, यानी अपन ने अपनी बेइज्जती करवा ली। लेकिन मूर्तिकार पैसे का जरा लाचार था। मूर्तिकार है वो क्या था, पैसे का थोड़ा सा लाचार था। हार मानने वालों में कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में फिर कौंध गया और उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ जो हिंदुस्तान की जनता है ना, उनमें से कोई एक जिंदा आदमी की नाक काट करके इस पे लगा दी जाए। ये देखो कितनी बड़ी बात कही है कि कोई जिंदा आदमी की नाक काट देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बहुत जनसंख्या अपने देश में। तो बात के साथ ही सन्नाटा छा गया।
कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देख करके मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी चौंक उठा, भौचक्काया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, नाक चुराना मेरा काम है। आप तो सिर्फ इजाजत चाहे, आप इजाजत दे दीजिए, ऊपर बैठे हैं और काम मैं कर लूंगा। कानाफूसी और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। देखो हिंदुस्तान के नेता, नाक काटने की इजाजत मिल गई। अखबार में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसके नाक लग रही है। कि टेंशन मत लो, नाक लग गई। नाक लगने से फिर पहले वहां पर फिर से हथियारबंद पहरेदार तैनात हुई। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसको सुखाकर साफ कर लिया गया। उसके रबाब निकाली गई, यानी उसमें जो कचरा पड़ा था वो निकाला। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक है वो लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए वह उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई। पीसा मांगे, सीधी सी बात है। लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालात में नाक लगनी चाहिए, यानी इस खास दिन में ये नाक लगनी चाहिए। और वह दिन आ ही गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की बिल्कुल नहीं दिखती है, सिर्फ जिंदा है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन देश के कहीं पर भी किसी चीज का कोई उद्घाटन नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई खबर नहीं छपी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ और कोई मानपत्र या भेंट पत्र की नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे या फिर स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी एक बूथ के लिए, परंतु मसला देखो कितना बड़ा होता है। इसमें कहाँ कहाँ भेजा जाता है, किस किस के पास में भेजा जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मित्रों, वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहली पंक्ति तो ये थी कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई पति के साथ में हिंदुस्तान पधारने वाली थी। दूसरा देखा जाए तो रानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करने वाली थी। रानी एलिजाबेथ का जो सूट है वो करीबन 400 पाउंड का है, जो कि हिंदुस्तान से मंगाया गया है। हल्के नीले रंग का सूट बनवाया गया। शंख इंग्लैंड में बज रहा था लेकिन गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक है वो एकाएक गायब हो गई। इस प्रकार के कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो आप साथ साथ अंडरलाइन कर लें ताकि उसमें आपको पाठ पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूरे पाठ का जो सारांश जिसको अपन बोलते हैं वो। उसी प्रकार गुजरात की तरफ मूर्तिकार भागा तो सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई जी नाक को देखा। बंगाल में देखा तो रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि के लाटों को खरोचा। फिर पंजाब की तरफ आए तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि के लाटों को खरोचा। इस प्रकार से आशा करता हूं कि पूरा अध्याय आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।